नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म नव्या क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीके की नई वीडियो। तो आज हम अध्ययन करेंगे शिलालेखों का। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि हम शिलालेख होते क्या हैं और उन्हें उनकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो किसी दीवार या पत्थर पर लिखे गए लेख शिलालेख कहलाते हैं। जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धि या यशोगाथा का उल्लेख मिलता है उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। जैसे देखते हैं कि शिलालेख हैं वो दीवार या पत्थर पर लिखे गए लेख होते हैं और उन शिलालेखों पर उन शासकों की उपलब्धियों की यश गाथा का उल्लेख मिलता है और उन यश गाथाओं को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। जैसे कि किसी राजा का यश गाथा इनका वर्णन है तो उसे प्रशस्ति कहेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो वो है आपकी राज प्रशस्ति, जो 1776 में राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील की पाल पर बनवाई गई थी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। कमेंट में बताइएगा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक महान के हैं। कि भारत में जो शिलालेख लिखने की परंपरा है वो अशोक के समय में शुरू हुई थी। अशोक। और जबकि भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शक शासक रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। कि भारत का पूछ लिया जा सकता है कि भारत में जो संस्कृत भाषा है उसका प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो वो शक शासक रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के शिलालेखों की भाषा जो है वो है संस्कृत। ये संस्कृति है, यहाँ पे संस्कृत एवं भाषा है वो है इनकी राजस्थानी। राजस्थान में प्राप्त महत्वपूर्ण शिलालेख इस प्रकार है जो कि आज हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। नांदसा युग स्तंभ लेख। ये वो स्तंभ लेख है जो 168 ईस्वी का शिलालेख भीलवाड़ा जिले में नांदसा गांव के एक, ये गलत लिखा गया, तालाब में मिला है। अतः इस लेख को केवल तालाब का पानी सूखने के बाद ही पढ़ा जा सकता है। नांदसा युग स्तंभ है, ये उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि नांदसा युग स्तंभ लेख कब का है? तो ये है 168 ईस्वी का। और इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी देता है। और इसको तभी पढ़ा जा सकता है क्योंकि जबकि ये तालाब में लगाया है तो तालाब का पानी सूखने के बाद ही इसको पढ़ा जा सकता है। हालांकि ये तालाब वाली बात शायद नहीं पूछी जाएगी, फिर भी याद रखना कब का है? 168 ईस्वी का है, भीलवाड़ा जिले में है और उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी देता है। अगला देखते हैं, बरनाला युग स्तंभ लेख। ये 224 ईस्वी का शिलालेख जयपुर जिले के बरनाला नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जिसे वर्तमान में आमेर संग्रहालय में रखा गया है। बरनाला युग स्तंभ 224 ईस्वी का है और जयपुर के बरनाला नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, वर्तमान में है आमेर संग्रहालय में। बड़वा स्तंभ लेख, ये 238 से 239 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख में बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह द्वारा वीरात्र यज्ञों के आयोजन के उपरांत मोरवरी द्वारा अपतोयाम यज्ञ का संपादित किए जाने का उल्लेख है। ये मुरवरी नहीं मोरवरी है। मोरवरी द्वारा अपतोयाम, इसमें अपतोयाम ठीक से लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, आधा पे आएगा अपतोयाम, ये है सही। अपतोयाम यज्ञ टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है, संपादित किए जाने का उल्लेख है। इस लेख की जो रचना है वो संवत 284 में की गई थी। 284 विक्रम संवत 284 ईस्वी में। तो आपसे मोरवरी द्वारा अपतोयाम यज्ञ का उल्लेख किस स्तंभ में मिलता है? तो ये बड़वा स्तंभ लेख और कब का है? 238 से 239, यहाँ तक ही पूछा जाएगा। बिचपुरिया युग स्तंभ लेख, ये उनियारा टोंक में स्थित है। विजयगढ़ युग स्तंभ लेख। अगला है विजयगढ़ युग स्तंभ लेख।
यह स्तंभ लेख भरतपुर जिले के विजयगढ़ नामक दुर्ग की दीवार पर मिला है। कहाँ मिला है? भरतपुर जिले के विजयगढ़ नामक एक दुर्ग है, उसकी दीवार पर मिला है। इस लेख से हमें राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्धन द्वारा यहाँ पुंडरीक नामक यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक नामक यज्ञ की जानकारी देता है। अगला है गंगधार का लेख। गंगधार का जो लेख है वो झालावाड़ से प्राप्त हुआ है। झालावाड़ गंगधार से 423 ईस्वी का शिलालेख है। ये गंगधार का लेख कब का है? 423 ईस्वी का है। इस मंदिर में तांत्रिक शैली के मात्र ग्रह के निर्माण का उल्लेख है। पूछा जा सकता है कि किस मंदिर के शिलालेख में तांत्रिक शैली के मात्र ग्रह के निर्माण का उल्लेख है। तो शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। गंगधार शिलालेख में 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था जो थी उस समय की, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। और क्या मिला है? तांत्रिक शैली के मात्र ग्रह। तांत्रिक शैली जो है उसकी मात्र ग्रह मिले हैं। कहाँ से? गंगधार से। और ये लेख कब का है? यह 423 ईस्वी का। अगला है बड़ली का लेख। यह शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है। बड़ली का जो लेख है वो अजमेर से प्राप्त हुआ है। 443 ईसा पूर्व का है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है। भारत में पिपरावाह अभिलेख के बाद ये सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो वो है भारत में पिपरवाह का जो अभिलेख है। पिपरवाह अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। जबकि राजस्थान का पूछ लिया जाए तो वो है बड़ली का लेख, अजमेर से प्राप्त हुआ है। इसे भिलोड़ा माता के मंदिर में गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा खोजा गया था। यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है तथा अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी लिपि पूछ ली जाए तो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी लिपि में सुरक्षित है, ब्राह्मणी लिपि में है और अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। भिलोड़ माता के मंदिर में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बड़ली स्तंभ की खोज की थी। घोसुंडी का शिलालेख। यदि स्थापना से पूर्व का लेख है, ये घोसुंडी शिलालेख है। इसके बाद थोड़ा गलत है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी से प्राप्त हुआ। ये अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ की नगरी से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। घोसुंडी शिलालेख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसकी जो खोज है वो डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भंडारकर के द्वारा की गई। इस लेख में श्री कृष्ण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने व गंध शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने का भी उल्लेख मिलता है। कि देखिए किस शासक द्वारा, सर्वतात शासक द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख है। तो सर्वतात ने जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था वो करवाया था घोसुंडी शिलालेख के अनुसार। और इसमें कृष्ण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने का है। और ये वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अपराजिता का शिलालेख जो कि 661 ईस्वी का है। इस शिलालेख के रचयिता हैं दामोदर। ये उदयपुर जिले के नागदा गांव के कुंडेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से मिला है, तो ये नागदा उदयपुर से, हालांकि मंदिर नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिएगा कि कुंडेश्वर है। इस लेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि है वो कुटिल है। कि अपराजिता का लेख है वो कौन सी लिपि का है? तो वो है कुटिल लिपि का। इसमें गुहिल शासक अपराजिता की विजयों का उल्लेख है। ये गुहिल शासक था अपराजित, जिसकी विजयों का उल्लेख है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि कुटिल है। 661 ईस्वी का लेख है जिसकी रचना दामोदर ने की थी। इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है। इसकी रचना दामोदर ने की व इसे उत्कीर्ण किया था यशो भट्ट ने। एक बार फिर से देख लीजिए कब का है।
अपराजिता का लेख 661 ईस्वी का है। इसकी जो रचयिता है वो दामोदर हैं। इसको नागदा उदयपुर से प्राप्त किया गया है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि कुटिल है और इसमें गोहिल शासक अपराजिता की विजयों का उल्लेख है और इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है और इसकी रचना दामोदर व उत्कीर्ण यशोभट्ट ने किया था। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा फिर। मानमोरी का शिलालेख ये 713 ईस्वी का है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर झील के तट कर्नल जेम्स टोड को मिला था। मानसरोवर झील के तट से कर्नल जेम्स टोड को मिला था। इस शिलालेख का लेखक नागभट्ट का पुत्र पुष्य व इसे उत्कीर्ण करने का कार्य करुण पुत्र शिवादित्य का था। इसे उत्कीर्ण किसने किया? तो शिवादित्य ने किया था। और कर्नाल टोड ने इस शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। ये कर्नाल टोड नहीं, कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड ने, क्योंकि यह भारी था इसलिए इस जाते वक्त समुद्र में फेंक दिया था। इस शिलालेख में अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में लगाए गए कर और 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोज और मान का भी उल्लेख मिलता है। पूछा जा सकता है कि मानमोरी शिलालेख में किन राजाओं का उल्लेख है? तो महेश्वर का है, भीम, भोज और मान, इन 4 राजाओं का उल्लेख मिला है। अमृत मंथन की मानमोरी अभिलेख से शिलालेख से कथा मिली है। अमृत मंथन की 4 प्रकार के राजाओं, 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है और इसे उत्कीर्ण किया था शिवादित्य ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी खोज की और उन्होंने ही इसे इंग्लैंड जाते समय वापस पानी में समुद्र में फेंक दिया था। कणसवा का लेख है 738 ईस्वी का। यह शिलालेख कोटा जिले के कणसवा गांव में के शिवालय में लगा मिला। इस शिलालेख में मौर्य वंशी राजा धवल का नाम मिलता है। किस शिलालेख में मौर्य वंशी राजा धवल का नाम मिलता है? तो ये मिलता है कणसवा का लेख में, जो 738 ईस्वी का कोटा जिले के कणसवा गांव के शिवालय में लगा मिला है। अगला है घटियाला के 2 लेख। 861 ईस्वी की यह 2 शिलालेख जोधपुर जिले के घटियाला गांव से प्राप्त हुए, जिनमें एक लेख महाराष्ट्र भाषा में व दूसरा संस्कृत भाषा में है। कि जोधपुर जिले के घटियाला गांव से 2 शिलालेख प्राप्त हुए। उनमें से पहला शिलालेख जो है वो महाराष्ट्र भाषा में है और दूसरा है संस्कृत में। इस लेख से हमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। कि घटियाला जो शिलालेख हैं, घटियाला लेख हैं, उनसे हमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली और उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और पहले की भाषा महाराष्ट्र भाषा में है और दूसरा है संस्कृत भाषा में। 861 ईस्वी का ये शिलालेख है। अगला है प्रतापगढ़ का लेख। प्रतापगढ़ का ये लेख 946 ईस्वी का शिलालेख प्रतापगढ़ नगर में चेनाराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे पर लगा मिला है, जिसे वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसमें गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। कि प्रतापगढ़ शिलालेख में किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो महेंद्रपाल की। और इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें संस्कृत भाषा के साथ कुछ प्रचलित देसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।